जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड शैडो स्क्वाड के अटैक की वजह से मानगुई का एलियन टेंट म्यूटेट होकर वो एक्सप्लोड हो गए। साथ ही मिस्टर ले भी उस स्क्वाड के हाथों काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। उतने में ही जूकिंग ने वहां आकर ब्लड शैडो स्क्वाड का सफाया करना शुरू कर दिया। मानगुई की मौत से वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था और तभी इन सभी को ईरी सिंगिंग सुनाई देने लगी। उस फोक सॉन्ग ने सबसे पहला तो ब्लड शैडो स्क्वाड के लीडर को मार दिया था, लेकिन वो जूकिंग को क्लेम नहीं कर पाते क्योंकि मिस्टर ले में कुछ तो खास बात जरूर थी जिसके चलते वो हर बार इस सिंगिंग से बच जाते हैं और फिर जूकिंग उन्हें घायल हालत में उठाकर वहां से निकल पड़ा। साथ ही मानगुई की स्पिरिट ने उसे डायरेक्शन दी थी जिसके चलते जूकिंग अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कैवेंजर कैंप का सीन दिखाया गया। दरअसल मिस्टर ले को फॉरबिडन जोन से बचाकर सीधे मास्टर बाय के पास लाया गया था। वेल यहाँ पर ग्रेट हीलर मास्टर बाय उन्हें एग्जामिन करके बताने लगे कि अच्छा हुआ तुमने इसे जल्दी से घर लाया और इसी वजह से मैं ले को बचा पाया। साथ ही वो मिस्टर ले से कह रहे थे कि कई सालों पहले तुमने ढेर सारी इंजरीज को फेस किया, तुम्हारी मेरिडियंस तो उसी वक्त पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, मगर फिर भी तुमने उन्हें रिबिल्ड किया जो कि काबिले तारीफ है। हालांकि पुराने घाव अभी भी तुम्हारी बॉडी पर मौजूद थे और इन नए घावों ने उन सभी पुराने घावों को ताजा कर दिया जिसके चलते तुम्हारी सारी कल्टीवेशन जा चुकी है। अब ये सुनकर जूकिंग काफी ज्यादा मायूस हो गया। उसे लग रहा था कि भले वो मिस्टर ले को बचा लाया मगर उनकी पावर्स तो खत्म हो गई और इस दुनिया में पावर ही सब कुछ है। यहाँ पर मास्टर बाय उन्हें किसी इलाज के बारे में भी बताने वाले थे, लेकिन मिस्टर ले ने उन्हें कुछ बोलने से रोक दिया। वो कह रहे थे कि हम स्कैवेंजर्स की लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता, अगर हम अपनी आधी जिंदगी भी जी ले तो भी ये किसी इनाम से कम नहीं है। बूढ़ा होकर मरना तो हमारी किस्मत में है ही नहीं। उतने में मास्टर बाय ने एक प्रिस्क्रिप्शन जूकिंग के हाथ में थमा दिया। वो कह रहे थे कि वैसे तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मिस्टर ले की जान उनकी तकदीर पर डिपेंड करेगी। अगर उसकी किस्मत में जीना है तो ये दवाइयाँ जरूर से उसे बचा लेगी। तो जूकिंग उनके सामने अपना सिर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा और अब ये लोग वहाँ से निकल पड़े। साथ ही हम दो बंदों को देख पाते हैं जो कि दूर से इन पर नजर रखे हुए थे। इनमें से एक बंदा कैंप के लीडर ज़ैंग शियान से कहने लगा कि तुम्हें कुछ भी करके इंसानों का मांस तो भेजना ही पड़ेगा। अगर हमें सफिशिएंट मांस नहीं मिला तो फिर मैं तुम्हारे इस कैंप को कत्ल करना शुरू करूंगा। जिस पर ज़ैंग शियान कहने लगा कि ये जगह वज्रा सेक्ट से बिलोंग करती है और साथ ही मास्टर बाय भी कैंप में मौजूद है, इसलिए हम अपनी मनमानी तो नहीं चला सकते। वेल उस दूसरे बंदे का नाम था सन शियान शिंग और इसे मिस्टर सन के नाम से जाना जाता है। वो कैंप लीडर ज़ैंग शियान से कह रहा था कि हमें कुछ भी करके थंडर स्क्वाड को मिटाना होगा। वही दूसरी तरफ मिस्टर ले एक संदूक में अपने साथियों की चीजें रखे जा रहे थे। वो कहते हैं कि बच्चे ने ब्लड शैडो स्क्वाड का खात्मा किया, इसलिए अब हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। साथ ही उन्हें याद आ रहा था कि कैसे मानगुई की स्पिरिट ने उन्हें रास्ता दिखाया। मानगुई और मिस्टर ले काफी अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से उनकी मौत से मिस्टर ले को सदमा लग गया। वो इन तीनों से कहते हैं कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं कुछ वक्त अपने दोस्त के साथ बिताना चाहता हूँ। तो शीजी और लिनिया तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। जूकिंग ने देखा कि मिस्टर ले काफी ज्यादा मायूस है। वो अपने दोस्त मानगुई को याद करते हुए शराब पीने लगे और जूकिंग से उनकी ये तकलीफें देखी नहीं जाती, इसलिए वो सीधे मास्टर बाय से मिलने पहुँच गया। वो उनसे पूछ रहा था कि क्या मिस्टर ले को बचाने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप कुछ बताने वाले थे, लेकिन मिस्टर ले ने आपको रोक दिया। तो मास्टर बाय कहने लगे कि फॉरबिडन जोन में एक डेस्टिनी फ्लावर है। उस हर्ब की खास बात ये है कि वो घायल हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकता। अगर कोई बंदा मौत की कगार पर हो तो ये डेस्टिनी फ्लावर उसमें एक नई जान डाल सकता। अब ये सुनते साथ ही जूकिंग उनसे पूछने लगा कि अगर मैं डेस्टिनी फ्लावर लेके आऊँ तो क्या मिस्टर ले को बचाया जा सकता है। जिस पर मास्टर बाय कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये डेस्टिनी फ्लावर उसे एक नई जिंदगी बहाल करेगा, लेकिन ये हर्ब काफी ज्यादा रेयर है। कई सालों पहले ये हर्ब फॉरबिडन जोन में अपीयर हुआ था। उस वक्त न जाने कितने सारे लोग फॉरबिडन जोन में एक्सप्लोर करने चले गए इस उम्मीद में कि उन्हें ये फ्लावर मिल जाए, मगर उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाया। उनके साथ क्या हुआ था उसका भी कोई ट्रेस नहीं मिला। सो इस तरह से जूकिंग फ्लावर की तलाश में फॉरबिडन जोन में पहुंच गया। वो नहीं जानता कि डेस्टिनी फ्लावर
फ्लावर दिखता कैसे है। तो उसे जो भी अनोखा फ्लावर नजर आता उसने उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जू किंग ने ठान लिया था कि उस फ्लावर को जरूर से ढूंढ निकालेगा। और अब हमें मास्टर बाई के डिसाइपल्स दिखाए गए, जिसमें से लड़की का नाम था टियानियो और लड़के का नाम था चेन फेई युआन। टियानियो क्लास में अपने मास्टर को एक हब के बारे में बता रही थी और वहीं पर चेन क्लास में ही नींद ले रहा था। उतने में ही मास्टर बाई को एहसास हुआ कि जू किंग वहाँ पर मौजूद है। तो मास्टर बाई ने उसे तुरंत ही क्लासरूम में बुला लिया। जू किंग उन्हें ग्रीट करके एक हब शो करता है। वो पूछ रहा था कि सीनियर, क्या यही वो डेस्टिनी फ्लावर है? जिस पर मास्टर बाई ने ना में जवाब दिया। तो जू किंग उनकी सलाह के लिए पैसे देकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वो हर रोज मास्टर के लेक्चर्स को दरवाजे के बाहर से ही नोट करता था और फिर जोन में से एक अनोखी हब लाकर उनसे पूछता कि मास्टर, क्या यही वो डेस्टिनी फ्लावर है? और हर बार उसे ना में ही जवाब मिलता। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा। जू किंग लगातार 1 महीने तक फॉरबिडन जोन जैसे खतरनाक इलाके में जाता रहा। एक दिन काफी तेज बारिश हो रही थी और वहीं पर टियानियो जू किंग के इंतजार में थी। वो कहती कि आज वो लड़का यहाँ पर नहीं आया और उतने में जू किंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आज काफी ज्यादा घायल हुआ था। तभी मास्टर बाई ने अपने डिसाइपल चेन फेई युआन से नाइट कॉप्स मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में सवाल पूछा, मगर चेन तो आधे टाइम क्लास में सोता रहता है, भला वो क्या ही इसका जवाब देगा। जिसके चलते मास्टर बाई उस पर गुस्सा हो गए। वो कहते हैं कि सजा के तौर पर तुम्हें हर्बल स्क्रिप्चर 10 बार लिखना होगा। और अब वही सवाल वो टियानियो से पूछने लगे। तो बंदी कहती है कि नाइट कॉप्स मॉर्निंग ग्लोरी को पॉइजन माउंटेन टर्टल डव के नाम से भी जाना जाता। और अब इसके आगे तो टियानियो को भी कुछ याद नहीं था। तो मास्टर यही सवाल जू किंग से पूछ लेते हैं। वो कहते हैं, बच्चे चलो तुम इस हब के बारे में बता दो। तो जू किंग उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा कि इस हब को पॉइजन माउंटेन रूट टर्टल डव कहा जाता और ये स्पेशली शैडोई माउंटेन के बेलों पर ग्रो करता। इससे बॉडी की पॉइजनस हीट को खत्म करने के लिए यूज किया जा सकता। तो मास्टर उससे पूछते हैं कि अगर इस हब का ओवरडोज हो तो क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे। जिस पर जू किंग कह रहा था कि इस हब को ज्यादा मात्रा में लेने से पेट में दर्द होगा, साथ ही उस बंदे को चक्कर आएंगे और हेलुसिनेशंस भी दिख सकते। इसे जल्दी से क्योर करना जरूरी है, वरना 15 मिनट्स के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी। उसके जवाब सुनकर ही मास्टर बाई के डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा शॉक हो गए। मास्टर बाई जू किंग से पूछते कि बताओ अगर ओवरडोज गलती से लिया गया तो उसे क्योर कैसे किया जाए। जिस पर जू किंग कहने लगा कि उस बंदे को उल्टियाँ करनी पड़ेगी, साथ ही इनयांग ड्यूअल हब को 3 दिनों तक कंज्यूम करना होगा। तो मास्टर बाई ने उसे इनयांग ड्यूअल हब के बारे में पूछ लिया। तो जू किंग इसका भी जवाब देने लगा। वो कह रहा था कि इस हब में राइचस और ईवल दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती। यांग एक मेडिसिन है और इन एक पॉइजन। वेल मास्टर बाई तो जू किंग के इन जवाबों से काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्हें याद आता है कि जब वो पहले दिन कैंप में आए थे उसी वक्त 7 पिक मास्टर ने उन्हें जू किंग के बारे में बता दिया। 7 पिक का मास्टर कह रहा था कि इस बंदे के अंदर एक अलग ही पोटेंशियल है, तो मैं सोच रहा था कि आप इसको भी डिसाइपल का टोकन दे। अगर ऐसा हुआ तो ये आपसे थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर सकता है, फिर तो एक कल्टीवेटर के साथ साथ स्कॉलर भी बन जाएगा। इसी बात को याद करते हुए मास्टर बाई दिल ही दिल में कहने लगे कि बच्चा तो एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है। सो अब वो जू किंग को बताते हैं कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर बस डेस्टिनी फ्लावर के बारे में जानने आते थे, लेकिन किसी को हील करने या फिर किसी की जान बचाने के लिए तुम सिर्फ डेस्टिनी फ्लावर पर डिपेंड नहीं रह सकते। तुम्हें कल से यहाँ आकर मेरे लेसन्स को अटेंड करना है। दरअसल मास्टर बाई ने जू किंग को खुद होकर अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया था और ये सुनकर सिर्फ जू किंग ही नहीं बल्कि उनके दोनों डिसाइपल्स भी खुश हो गए। अब अगले ही दिन जू किंग क्लास में जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मिस्टर ले कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया तो तुमने अपने मास्टर के लिए कोई ना कोई तोहफा तो ले जाना होगा। चलो ये वाइन उन्हें गिफ्ट करना, उन्हें ये वाली वाइन काफी ज्यादा पसंद आएगी। जिस पर जू किंग कह रहा था कि मैं तो वहाँ पर बस स्टडी करने जा रहा हूँ, क्या ये वाइन उन्हें देना सही रहेगा? तो मिस्टर ले कहने लगे कि सिर्फ वाइन ही नहीं, उनके लिए कुछ कॉइन्स भी तोहफे के तौर पर जरूर ले जाओ। मास्टर बाई पर्पल लैंड के नोबल घराने से बिलोंग करते हैं और वो खुद होकर तुम्हारे साथ अपना मेडिसिन का नॉलेज शेयर करना चाहते, तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का सही से यूज करना होगा। मास्टर बाई के डिसाइपल बनना बहुत ही सम्मान की बात है। अगर तुमने मेडिसिन की पढ़ाई अच्छे से की तो हो सकता है आगे चलकर तुम भी एक हीलर बन जाओ। इसीलिए जब तक वो यहाँ पर है तब तक मेहनत से स्टडी करना। दरअसल मिस्टर ले एक फादर जैसे जू किंग को गाइड कर रहे थे और अब जू किंग अपने दोनों तोहफे लेकर मास्टर बाई के पास चला गया।
उसने कॉइन्स और वाइन दोनों भी उनके सामने पेश की तो मास्टर बाय फटाफट से वाइन उठाकर गटकने लगे। वहीं पर जू किंग कॉइन्स का पाउच उनके टेबल पर रख देता है और इस तरह से मास्टर बाय की क्लास शुरू हो गई। अब ऐसे ही पहला दिन तो गुजर गया। जैसे ही जू किंग घर वापिस आया मिस्टर ले उससे कहने लगे कि क्या तुम रोस्टेड स्नेक बना पाओगे। अब ये सुनकर जू किंग शॉक हो जाता है क्योंकि ये तो मिस्टर ले की फेवरेट डिश है। और फिर क्या उसने भी खाना पकाना शुरू किया। थोड़ी देर में वो अपने भुने हुए स्नेक को टेबल पर सर्व करता है। वेल वो डिश साफ है या फिर कोयले ये भी पता नहीं चल रहा था। शीजी और लिनिया तो उसे देखते साथ ही कहने लगे कि ये डिश इतनी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही कि इसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा और वैसे भी हमें तो भूख ही नहीं। तो मिस्टर ले जू किंग से कहते हैं कि इन दोनों की बातों को इग्नोर करो, मैं तो इस डिश को खाने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। और फिर उन्होंने ना चाहते हुए पहला बाइट खा लिया। जू किंग को लग रहा था कि सीनियर ने खाया है तो डिश अच्छी ही बनी होगी, इसलिए वो भी एक निवाला खा लेता है। और उसने जितने मजे से खाया था उतनी ही तेजी के साथ वो बाइट बाहर आ गया। दरअसल मिस्टर ले ने उसके सामने सिर्फ बाइट लेने का नाटक किया था ताकि जू किंग के मजे लिए जाए। और फिर क्या ये सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए जू किंग का मजाक उड़ाने लगे। जू किंग को भी हंसी आ रही थी कि मिस्टर ले ने उसे उल्लू बना दिया। अब अगले दिन क्लास में टियानियो जू किंग से पूछने लगी कि बच्चे तुम्हारा मुंह हमेशा गंदा क्यों रहता है, चलो इधर आ जाओ मैं तुम्हें साफ करती हूँ। मगर बेचारा जू किंग तो बस अपने मुंह को उस बंदी से बचा रहा था। जो देख टियानियो कहती है कि बच्चे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। अभी सुनकर तो जू किंग को उसकी बात माननी पड़ गई। टियानियो ने अपने रुमाल से उसका चेहरा साफ किया और उसका फेस देख टियानियो तो हैरान होते हुए कहने लगी कि तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो। ये सुनते साथ ही जू किंग ने वहाँ से बाहर जाकर रास्ते पर पड़ी हुई धूल मिट्टी को उठा लिया। वो कह रहा था कि इस क्योटिक वर्ल्ड में ज्यादा साफ सुथरा रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। और फिर उसने एक बार फिर से अपने चेहरे को गंदा कर दिया। वो डेस्टिनी फ्लावर की तलाश में न जाने कितनी सारे हर्ब्स लाता और उन्हें सेल कर देता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन जू किंग क्लास में आया तब पूरी क्लास खाली पड़ी थी। न वहाँ पर चेन है, न टियानी और न ही मास्टर बाय। और उसे वहाँ पर मास्टर बाय की नोट मिल चुकी थी। उन्होंने लिखा था कि बच्चे तुम फॉरबिडन जोन में गए थे इसलिए मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह पाया। तुम्हारे मास्टर को एक अर्जेंट मैटर की वजह से यहाँ से जाना पड़ रहा, लेकिन स्कैवेंजर कैंप में मुझे तुम्हारे जैसे हीरे से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। सच बताओ तो मैं तुम्हें भी मेरे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी खुद की भी डेस्टिनी है जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा। तो मैंने तुम्हारे लिए पिल का फॉर्मूला छोड़ दिया है। उस रेसिपी को फॉलो करके तुम व्हाइट एलिक्सर बना पाओगे जो कि आगे चलकर हजारों लोगों की जान बचाएगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरा जाना पसंद नहीं आया होगा, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि दुनिया हमारे लिए बस एक मुसाफिर खाना है। ये एक सफर है जिसमें हमें कई सारे लोग मिलेंगे और हम उनसे बिछड़ जाएंगे। सो अगर हम जिंदा बच गए तो एक दिन जरूर से हमारी मुलाकात होगी। तो जू किंग भी उनकी आखिरी लाइंस को दोहरा रहा था कि जब तक हम जिंदा हैं एक दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी। सो अब जू किंग भी अपने घर की तरफ निकल पड़ा जहाँ पर मिस्टर ले उसे लेने आए थे। वो उसे बताने लगे कि व्हाइट एलिक्सर बनाकर तुम लोगों की मदद भी कर सकते हो और थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो ही जाएगी, इसलिए अच्छे से स्टडी करना। आगे चलकर तुम्हें मास्टर बाय के इस काइंडनेस को भी रिपे करना है। और हाँ बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम फॉरबिडन जोन के चक्कर काटते रहो। मेरी बात मानो और डेस्टिनी फ्लावर की तलाश छोड़ दो। मैं भी अब पावरफुल नहीं बनना चाहता। मैंने तो कुछ अलग ही प्लान्स बनाए हैं। सॉन्गटाओ सिटी में मैं एक छोटा सा घर देखूंगा, वहाँ पर एक गार्डन प्रिपेयर करूंगा और एक पपी को भी रेस करने वाला हूँ। मुझे भी अब रिटायर्ड हुए बंदे जैसे आराम से लाइफ जीने का मन कर रहा। जिस पर जू किंग कह रहा था कि सीनियर आपके हाथ का खाना मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मुझे नहीं लगता कि कई सालों तक मेरा मन भरेगा, इसलिए आपको तो जिंदा रहना ही पड़ेगा ताकि मैं आपके हाथ के बने हुए खाने को एंजॉय कर सकूं। यही रीजन है कि मैं कभी भी डेस्टिनी फ्लावर की तलाश नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मिस्टर ले कहते हैं कि बच्चे तुम एक नंबर के जिद्दी हो। सो अब हमेशा जैसे मास्टर बाय के कैंप से जाने के बावजूद भी जू किंग डेस्टिनी फ्लावर की तलाश में फॉरबिडन जोन में चला गया। उस वक्त जू किंग को समझ आ गया कि वो अपनी शैडो को कंट्रोल कर सकता है। जू किंग कह रहा था कि फॉरबिडन जोन में जो डार्क प्रेजेंस है उसने कई बार मुझे डिवावर करने की कोशिश की। भयानक स्पिरिट मिस्ट की आड़ में छुपकर मेरा पीछा कर रहे थे और फिर एक रात मेरा आमना सामना हुआ नाइट ऑफ द 100 डीमन से। मैं तो बस जैसे तैसे उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा था, मगर वो डीमंस तो मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और तभी मुझे फॉरबिडन जोन में टाइसंग टेम्पल नजर आया। इसे ही अजूर स्पिरिट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। स्कैवेंजर्स के लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस टेम्पल को एंशिएंट टाइम्स में बांधा गया था। अगर रात के समय तुम फॉरबिडन जोन से बाहर ना जा पाओ
तो उस टेम्पल में छुप जाना। उस वक्त सिर्फ टाइसंग टेम्पल ही तुम्हारी जान बचा सकता और इसी वजह से जोकिंग ने उस टेम्पल में एंटर किया। उसे नहीं पता था कि ये लेजेंड सच है या फिर झूठ। और उसी वक्त वहाँ पर एक डोम क्रिएट होने लगा। उस डोम के अंदर डीमंस एंटर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो गुस्से में आकर उस शील्ड पर हमले करना शुरू कर देते हैं। जोकिंग तो इस नजारे को देखकर ही हैरान था। अगर उसे ये टेम्पल सही वक्त पर ना मिलता तो इस नाइट ऑफ द 100 डीमंस के हाथों मारा जाता। सो अब जोकिंग ने इस टेम्पल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उस टेम्पल पर कई सारी एंशिएंट रूइंस थी। साथ ही उसे वहाँ पर 2 मूर्तियां नजर आई, जिसमें से एक था बुद्धा का स्टैचू और दूसरी थी एक वॉरियर की विशाल मूर्ति। तो जोकिंग ने क्यूरियस होकर उस पर अपना हाथ लगाया और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर गोल्डन एनर्जी एक्टिवेट होते हुए सीधे जोकिंग की बॉडी में समाने लगी, जिससे जोकिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इतना ही नहीं, उसे एक हेवनली आवाज भी सुनाई देने लगी जो कि बताती है कि टाइसंग डाओ नेशन की लेगेसी को हेवनली ब्लेड कहा जाता। ये लेगेसी उसे ही मिलेगी जिसकी तकदीर उस पर मेहरबान है। सिर्फ वही बंदा मेरे डाओ एसेंस को हासिल करेगा। तो चलो अपनी बॉडी का यूज करके मेरे ब्लेड इंटेंट को मैनिफेस्ट करो। तुम मेरे डाओ एसेंस को कॉम्प्रहेंड कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। वेल, यहाँ पर जोकिंग तो इस डिवाइन लेगेसी को देखकर ही हैरान था, मगर उतने में फॉरबिडन जोन में एक और एंटिटी अवेकन हो गई। इसे ईरी बुद्धा हेड मॉन्स्टर कहा जाता था। वो मॉन्स्टर इवल मिस्ट को जनरेट करते हुए टाइसंग टेम्पल के सामने पहुंच चुका था और अब उसने टेम्पल पर बनी हुई शील्ड पर अटैक कर उसे क्रैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देख जोकिंग भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था कि जायंट डीमन तो बैरियर को ब्रेक करना चाहता और तब तक उस डीमन ने बैरियर को चीरते हुए अपने दोनों हाथ उसमें एंटर किए, मगर उसी वक्त तो हेवनली आवाज उस डीमन से कहने लगी कि वहीं पर रुक जाओ। साथ ही वहाँ पर जो स्टैचू मौजूद था उसमें से काफी भयानक डिवाइन पावर रिलीज होने लगी, जिससे वो पूरा टेम्पल शेक हो रहा था और अब वहाँ की जमीन को चीरते हुए एक गोल्डन फॉर्म बाहर आने लगा। वो कह रहा था कि डाओ कोड 10,000 सालों से यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, तो इस जगह पर डीमंस को आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, मगर फिर भी तूने इस बैरियर को ब्रेक करने की जरूरत दिखाई। तेरे जैसे मामूली डीमन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे हुक्म की नाफरमानी करे। और फिर जमीन को चीरते हुए फॉर्म अपीयर हो गया। जोकिंग भी हवा में फ्लोट करते हुए उस धर्मा फॉर्म के सामने जाकर पहुंच चुका था। इधर वो डीमन बैरियर में आने के लिए बेताब है, जो देखो गोल्डन धर्मा फॉर्म उससे कह रहा था कि तेरा खून इस अर्थ को गंदा कर रहा, तेरी परछाइयां मनहूस है। वेल, धर्मा फॉर्म था इस टेम्पल के गार्डियन का। जोकिंग तो इस दिव्य गार्डियन को देखकर काफी ज्यादा अमेज था और अब वो गार्डियन उस डीमन से कहने लगा कि तूने यहाँ आकर मेरी इटरनल स्लीप को डिस्टर्ब किया, जिसके चलते अब तुझे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अब जोकिंग के हाथ में ही अचानक से एक ब्लेड फॉर्म हो गई। वो तो अपने ही हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उतने में उस सोर्ड से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगती है। इधर उस डीमन ने भी बैरियर को पूरी तरह से शटर कर दिया था और अब वो अपने डीमंस को जोकिंग पर अटैक करने भेज देता है। इधर जोकिंग तो चाहकर भी अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी बॉडी में सोड एसेंस समाते जा रहा। तभी उस गार्डियन ने जैसे ही अपनी ब्लेड उस डीमन की तरफ चार्ज की, जोकिंग भी उनके सोड एसेंस को एक्सेप्ट करते हुए टाइसंग ये लफ्ज चिल्लाकर सीधे उस डीमन पर अटैक कर चुका। ये वार काफी ज्यादा भयानक था, जिसने उस डीमन पर हिट होकर उसे पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। जोकिंग की ये मूव काफी ज्यादा अमेजिंग थी और अब उस डीमन के मरते साथ ही वो सोड इंटेंट भी वैनिश होने लगता है, मगर जोकिंग इस सोड इंटेंट को हाथ से गंवाना नहीं चाहता था, तो फटाफट से उसे मेमोराइज करने लगा। इसे याद करके कॉम्प्रहेंड करना जोकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब वो गार्डियन की मूव को अपने माइंड में दोबारा से रिप्ले कर रहा था, ताकि वो इस मूव की हर एक डिटेल को समझ सके। और फिर पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली जोकिंग ने उस मूव को मास्टर कर लिया। उसकी बॉडी में तो मानो नई जान भर गई थी। उसकी हर एक वेन्स उस एनर्जी से भर चुकी है और अब हमें उसके माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब 3 नहीं बल्कि 4 पावरफुल टाइगर्स थे। जोकिंग इस तरह से ची कंडेंसेशन की चौथी लेवल पर पहुंच गया, मगर इस ब्रेक थ्रू के बावजूद भी ढेर सारी एनर्जी उसकी बॉडी में समा रही थी और इसी वजह से उसने एक बार फिर से ब्रेक थ्रू किया। एक 5वां टाइगर भी वहाँ पर अपीयर हो चुका था। 5 टाइगर्स मिलके बनते हैं कोई, इसे ही 5th वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है और ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। जोकिंग सिर्फ 5वीं लेवल पर ही नहीं बल्कि सीधे उसके पिक पर पहुंच गया था। वो तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि उस गार्डियन के साथ मिलकर मैंने बस एक ही स्ट्राइक हिट की थी और उसी के दम पर 2 लेवल ऑलमोस्ट पार हो गई। साथ ही उसे वहाँ पर एक स्टोन भी नजर आया। वेल, इसे स्कार रिमूविंग स्टोन
कहा जाता था, तो जूकिंग तुरंत ही उसे भी उठा लेता है और अब वो सीधे उस गार्डियन के सामने अपना सिर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन उतने में जूकिंग को वहाँ पर किसी के आने की आहट महसूस हो गई, तो तुरंत ही अपना डैगर लेके मुकाबले के लिए रेडी हो गया। दरअसल ये बंदा की शुटोंग सेक के 7वें पिक मास्टर का जूनियर है। गाइस, की शुटोंग सेक को 7 ब्लड आई फैक्शन के नाम से भी जाना जाता था, तो अब हम इसी नाम से इस सेक को एड्रेस करेंगे। वो बंदा जूकिंग से कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। दरअसल मुझे किसी ने बताया था कि मैं ये टोकन तुम तक पहुंचा दूं, मगर जूकिंग तो उस टोकन को भी दूर कर देता है। वो बंदा उसे बताने लगा कि ये टोकन लेकर तुम किसी भी आसपास की सिटी में ट्रैवल कर सकते हो, साथ ही तुम्हें एक बार फ्री टेलीपोर्टेशन की फैसिलिटी भी मिल सकती है। तो जाकर 7 ब्लड आई सेक के डिसाइपल की ट्रायल में पार्टिसिपेट करो। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से गायब हो गया। जूकिंग कह रहा था कि शायद मास्टर बाय ने उसे यहाँ भेजा होगा। मैं तो इस 7 ब्लड आई सेक के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और अब जूकिंग फॉरबिडन जोन से सीधे कैंप में वापस आ गया। उसके सामने काफी भयानक बीस्ट था, साथ ही बड़े ही अजीब से रूप पहने हुए कुछ सिपाही भी यहाँ पर मौजूद हैं। वेल, ये है पार्टिंग पाथ सेक्ट का काफिला। दरअसल ये एक ईवल सेक्ट है और इसे लीटो कल्ट के नाम से भी जाना जाता था। और उतने में एक बंदी उस कैरेज में से बाहर आ गई। दरअसल ये वही बंदी थी जिसकी जूकिंग ने जान बचाई है, तो तुरंत ही उसके पास आकर उसे बताने लगी कि मेरा भाई मुझे लेने आया है, इसलिए मैं घर जा रही। लेकिन मैंने देखा था कि आप हमेशा काफी ज्यादा मायूस रहते हो। और फिर उसने एक स्वीट जूकिंग को ऑफर किया। वो कह रही थी कि मेरी मदर ने मुझे बताया था कि उदास होने पर स्वीट खाने से तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। जो सुनते साथ ही जूकिंग ने उस स्वीट को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही वो भी उस लड़की को स्कार रिमूविंग स्टोन गिफ्ट करता है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक स्कार था। और उतने में उस बंदी का भाई उसे बुलाने लगा, लेकिन वो लड़की वहाँ से जाने से पहले जूकिंग को भी अपने साथ आने के लिए कहने लगी। हालांकि जूकिंग ने उसे प्यार से मना किया। और अब उसके वहाँ से जाने के बाद जूकिंग भी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि मेरा घर तो यहीं पर है। मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं, मगर वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही जूकिंग यहाँ पर मिस्टर लेई को याद कर रहा था। वो उनसे मिलने के लिए अचानक से ही बेताब हो गया। वो कह रहा था कि घर पर कोई है जो हमेशा गर्म खाना लेकर मेरा इंतजार करता रहता। जब तक मैं ना जाऊँ वो भी खाने को हाथ नहीं लगाते। वो थोड़ी सी बूढ़े हो गई तो क्या हुआ, उन्हें हंसी मजाक करना और मुझे परेशान करना काफी ज्यादा पसंद आता। वो मेरे गाइड है, वो मेरे फादर है, मेरे भाई है और मेरी फैमिली है। जब तक वो है तब तक मेरा घर है। उनमें वो जगह मौजूद है जहाँ पर मैं थका हारा वापस जा पाऊंगा। सीनियर लेई इस बंजर दुनिया में मेरा सहारा है। और अब उनसे मिलने की एक्साइटमेंट में जूकिंग ने दरवाजा ओपन किया, मगर उसके सामने जो नजारा था उसे देखते साथ ही जूकिंग का दिल दहल उठा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।